strong. नमस्कार दोस्तों, मैं पर्व मावी आपका हमारे YouTube चैनल द पब्लिक मिरर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल फिलहाल भारतीय सरकार मंडियों के लिए अध्यादेश लेकर आई है। मंडियों से यहाँ मतलब है मंडी जहां किसान की फसलों की खरीद फरोख्त होती है। दोस्तों, एक कानून एक्ट किसके द्वारा बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि ये अध्यादेश कितने सही कितने गलत हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसान को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल पाता था तथा अनेक कटौतियों का सामना किसान को करना पड़ता था, जैसे कि आड़त, ढुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और भी कई तरह की कटौतियां होती थी। सर छोटूराम द्वारा बनाए इस अधिनियम के तहत किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आढ़तियों के शोषण से किसान को निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। अब समझने की बात यह है कि सर छोटूराम को यह मंडी एक्ट क्यों बनवाना पड़ा था और अब ऐसा क्या सुधार या जागृति आ गई है कि सरकार सर छोटूराम के द्वारा बनाए गए मंडी एक्ट में संशोधन कर व्यापारियों को मंडी से बाहर खरीद की छूट के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है। और सबसे बड़ा भ्रामक प्रचार जो इस सरकार के समर्थक कर रहे हैं वह यह है कि किसान को अपनी फसल बेचने की छूट मिली है, जबकि वास्तविकता यह है कि किसान को अपनी फसल बेचने की छूट नहीं बल्कि व्यापारी को किसान की फसल की लूट की छूट दी है। जो व्यापारी पहले मंडी तक सीमित था अब उसको मंडी के बाहर खरीद की छूट दी है। ऐसा नहीं है कि पहले व्यापारी मंडी से बाहर फसल नहीं खरीद सकते थे, पहले भी खरीदा करते थे। किसानों ने खुद मंडी से बाहर जाकर फसल बेची है। उसका कारण था कि एक तो मंडी में अपनी फसल की बोली की बारी का इंतजार करो और उस दौरान मौसम खराब हो जाए तो बारी के इंतजार में मंडी में पड़ी फसल खराब होने का डर अलग, और दूसरा सबसे मुख्य कारण ये कि मंडी में फसल ले भी जाते तो एमएसपी से ऊपर तो दूर की बात सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी भी नहीं मिलता था, जो आज भी ऐसा ही है। तो इससे बेहतर यही था कि मंडी से बाहर गांव में ही बनियों को अपनी फसल बेच दी जाती थी। सर छोटूराम ने मंडी एक्ट बनवाया और किसान की फसल को उचित मूल्य मिल सके इसके लिए प्रावधान किए। उनकी समझ यह थी कि किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य मिले, परंतु उसके बाद आजाद भारत की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर आ गई और वह भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया। सर छोटूराम के बाद की सरकारें तो किसान की फसल को एमएसपी पर भी नहीं खरीद बिकवा पाई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत गेहूं का 2616 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित किया था और दावा किया था कि इस योजना के तहत दिल्ली के 20,000 किसानों को फायदा होगा। पर जब फसल पककर मंडी में आई तो सिर्फ 6 ही किसानों को यह एमएसपी मिल पाया। बाकी के किसानों का गेहूं 1650 से 1750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका, जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1925 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से भी नीचे था। किसानों ने शिकायत भी की, परंतु दिल्ली सरकार इसका कोई समाधान नहीं कर पाई। जब राज्य या केंद्र की सरकारें किसान को सरकार द्वारा तय एमएसपी ही नहीं दिलवा पाती तो फिर केंद्र की सरकार इन अध्यादेशों के तहत यह दावा किस आधार पर कर सकती है कि मुक्त बाजार नीति से किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिल सकेगा। इन्हीं नए अध्यादेशों में सरकार ने मुक्त बाजार की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश का किसान देश के किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकेगा। 2015-16 फार्म सेंसस की रिपोर्ट अनुसार हमारे देश में 86.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास 10 एकड़ या इससे भी कम कृषि भूमि है। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी जोत का किसान अपनी फसल तमिलनाडु बेचने ले जा पाएगा? हमें पता है नहीं ले जा पाएगा। तो फिर यह मुक्त बाजार नीति से किन्हें मुनाफा होगा? नए अध्यादेश में कहा गया है कि यदि किसान और खरीदार के बीच उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो इसके लिए किसान एसडीएम या डीएम के पास विवाद निपटारे के लिए शिकायत कर सकता है और एसडीएम डीएम को यह विवाद महीने भर में निपटाना होगा। अब इसमें सवाल यह है कि कोर्ट की बजाय सरकार ने एसडीएम व डीएम को ही क्यों निर्धारित किया? एसडीएम या डीएम राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं और क्या सरकार पूंजीपतियों के दबाव में इन पर खरीदार के हक में फैसला देने का दबाव नहीं डाल सकती? हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अमेरिका की कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधारों से व्यापार में आसानी होगी और घोषणा की कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2025 तक $500 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। अब इसमें हम यह खेल समझ सकते हैं कि इन अध्यादेशों से किसकी आमदनी दुगनी होगी। अमेरिका जैसा देश जो अपने किसानों को इतनी भारी सब्सिडी देता है, और इस सब्सिडी का खेल हमने कपास के मामले में देखा भी है कि कैसे अमेरिका ने अपने कपास किसानों को भारी सब्सिडी देकर अफ्रीकन गरीब देशों के किसानों को तबाह कर दिया था।
यह तो सिर्फ एक मामले का उदाहरण है। अमेरिका के ऐसे अनेकों उदाहरण जिसमें इन्होंने विकसित विकासशील देशों के किसानों को अपना उत्पाद कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर कर दिया था। इन कुछ छोटी मोटी बातों से हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ये नए अध्यादेश किनके मुनाफे के लिए लेकर आई है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वैसा छोटू राम के बनाए कानूनों को सख्ती से लागू करने के बजाय अमेरिका और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पर काम करने को मजबूर है। और देश के किसान का इस तरफ ध्यान न जाए, इसके लिए देश के किसान को 2022 में आमदनी दुगनी करने का झुंझुना पकड़ा रखा है। सरकार की आमदनी दुगनी की बात अच्छी है, पर पहले वह है तो बताए कि किसान की आमदनी है कितनी। इन नए अध्यादेशों से पहले प्रधानमंत्री जी ने किसान को फसल बीमा योजना का झुंझुना पकड़ाया था। झुंझुना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक RTI से मिली जानकारी के अनुसार बीमा कंपनियों ने 2019-20 के रबी सीजन के फसल बीमा मुआवजे का अब तक सिर्फ 20% ही भुगतान किया है। यानी कि 3750 करोड़ में से सिर्फ 775 करोड़ का ही भुगतान किया गया है। यह स्पष्ट है कि सरकार किसान हितैषी नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों की हितैषी है। ये तीनों नए कृषि अध्यादेश सिर्फ पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। ये 3 नए कृषि अध्यादेश किसान को दही के भुलावे धोखे में कपास खिलाने जैसा काम है। ऐसा करके सरकार किसान को वापस से सन 1938 से पहले के दौर में ले जाना चाहती है, जिससे सर छोटू राम किसान को निकाल कर लाए थे। अब जीना और मरना हमारे हाथ में है। यदि हम जीना चाहते हैं तो हमको सीधा इन काले अध्यादेशों का पुरजोर विरोध करना है और सरकार को इन अध्यादेशों को वापस लेने पर मजबूर कर देना है। यही एक रास्ता है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में हम आप लोगों की राय का इंतजार करेंगे। हम चाहेंगे कि इस पर आप अपनी राय दें, अपने सवाल उठाएं। अगर आपको लगता है कहीं पर हम गलत हैं या कहीं पर सरकार को आपकी कुछ बात सुनने की जरूरत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे निश्चित कमेंट कीजिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने कोई विषय हमें बताइए जिससे संबंधित हम आपके लिए कोई ऐसा प्रसंस्करण लेकर आ सकें। आप सबका हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भारत। आप हमारे कौशल के पेज पर फॉलो करें और हमारे उठाए गए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत हैं तो कमेंट पर फॉर के लिए, अगर आप हमारे उठाए गए सवालों पर सहमत नहीं हैं तो कमेंट पर अगेंस्ट को सिलेक्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज का सवाल है, क्या फार्म बिल भारत के किसान के लिए बेहतर विकल्प है? चलिए साथ मिलकर देश को सही रास्ते ले जाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव दें। धन्यवाद।